एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट होता है उसी रिजल्ट के बेसिस पे हमारा एडमिशन होता है। तो अगर क्लास 12 में एग्ज़ाम नहीं होता है तो उसमें अगर हम 11 का या 9 का या फिर कुछ क्यूमुलेटिव कुछ एक्यूमुलेटिव करके मार्क्स बना रहे हैं और वो जोड़ के हम एडमिशन की तरफ जाएंगे तो हमें ऐसा लगता है कि उससे दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ना हमें से किसी मतलब उसमें जो मूल्यांकन है हमें लगता है उसमें दिक्कत हो सकता है। तो ये हमारी मांग रहेगी कि जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है अगर पर्टिकुलरली कॉलेज लेवल पे कोई मॉक टेस्ट या फिर कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन का बंदोबस्त हो सकता है तो मुझे लगता है वो बेहतर होगा, क्योंकि फिर आप सभी लोगों को एक सिमिलर प्लेइंग फील्ड दे रहे हो। पर जहाँ जहाँ पे एग्जामिनेशन हुआ है, जैसे केरल में हुआ है, तो वहाँ पे ऐसी कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और मुझे लगता है ये मुझसे बात छूट गया, मुझे तभी बोलना चाहिए था अपने डिस्कशन में, जब हम कह रहे थे कि हमें एग्जामिनेशन चाहिए, हमें चाहिए कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी रीओपन हो। भारत के अंदर केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जो राज्य अपने वक्त के अनुसार, मतलब जब पैंडेमिक के पहले जैसे उनका एग्ज़ाम होता था इस बार भी उसी तरीके से एग्जामिनेशन हुआ है। सभी लोगों को टेस्टिंग कराया गया, वैक्सीन दिया गया, दूरियां मेंटेन की गई और एग्जामिनेशन उनका हुआ है। हम कह रहे हैं कि अगर केरल कर पाता है तो बाकी राज्य क्यों नहीं। ऐसा तो नहीं है कि केरल भारत के बाहर है। हमने देखा है केरल का जो कम्युनिस्ट सरकार है वो पहले दिन से कोरोना महामारी रोकने के लिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंट काम किया है। सिर्फ देश नहीं पूरा विश्व से लोग उनका जो काम है, कॉमरेड के शैलेजा टीचर जो उनके हेल्थ मिनिस्टर थे उनको सराहा है, उनको पुरस्कृत किया है। और जिस तरीके से वो लोग बहुत एफिशिएंट तरीके से कोरोना को संभाल पाए और उसके साथ बाकी जो काम थे उन कामों को नॉर्मल रखा, मुझे लगता है वो एक चीज़ है जो हम सब लोगों को सीख लेनी चाहिए। तो हमारी यही अर्जी रहेगी कि जिस तरीके से केरल के अंदर एग्जामिनेशन हुआ है, स्कूल कॉलेज रीओपन करने का वो लोग सोच रहे हैं, उस तरफ भी काम शुरू हुआ है, उसी तरीके से पूरी देश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हमको उसी एजेंडे को या फिर उसी को सामने रख के आगे जाना चाहिए कि अगर केरल कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खोलेगा तो मतलब वी कैन नॉट इमेजिन कि अगले 5-10 सालों में हमारा जो भविष्य है वो भविष्य अंधकार है, उसमें कोई भी लोग हम कुछ भी नहीं कर सकते। पढ़ाई लिखाई का मोटिवेशन ख़त्म हो गया है। आप मतलब हम सबको पता है कि हम कॉलेज में क्लास में बैठ के जो सीखते थे ऑनलाइन में वो सीखना पॉसिबल ही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर मुझे कुछ डाउट है मैं किससे पूछूं, और ये तो हम जानते हैं कि हम स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सिर्फ अपने टीचरों से नहीं सीखते, अपने दोस्तों से सीखते हैं, अपने क्लासमेट से सीखते हैं। लाइब्रेरी में अब जब जाते हैं वहाँ पे जिन लोगों से मिलते हैं उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो जो सीख हमें ऑनलाइन में मिल रहा है वो आधी अधूरी सीख है और उससे हमारी ज़िंदगी में कोई कामयाबी हासिल करना मुश्किल होगा। तो हमारी अर्जी रहेगी कि जिस तरीके से केरल की सरकार ने बहुत एफिशिएंट तरीके से अपने एजुकेशन सिस्टम को संभाला है उसी मॉडल को अपनाते हुए हिमाचल प्रदेश और इस देश के जो बाकी राज्य हैं वो भी उसी को फॉलो करें और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को नॉर्मलाइज करें। साथ ही देश में इतनी महंगाई बढ़ी है। देखिए जैसे महंगाई पे तो हमारा स्टैंड मतलब ये कम होना चाहिए। हमने देखा है कि पेट्रोल डीजल का जो दाम है वो भी आसमान छू रहा है और उसके खिलाफ वामपंथी लोगों ने पिछले 1 हफ्ते से वो लोग प्रोटेस्ट का कॉल दिए हैं। डिफरेंट जगह पे वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। पर हमें लगता है कि जो हम आम लोग हैं, जो छात्र युवा है, हमारे पास तो मौका है, हमारे पास तो वो हथियार है। ये जो सरकारें पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ाती है, जिनके कारण महंगाई बढ़ती है, जिनके कारण सामानों की दाम बढ़ जाता है, इन सारे सरकार तो हमारी वोटों से चुन के आती है। तो अगर हम अपने अंदर और अपने आसपास के लोगों के अंदर ये कॉन्शियसनेस पैदा करें कि जो लोग हमारे वोट से जीत के प्रधानमंत्री बनते हैं, एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, वोट चले जाने के बाद उनको हमारी ज़िंदगी का कोई परवाह नहीं होता, हमारी अच्छा रहना उनकी जिम्मेदारी नहीं होता, ऐसे लोगों को हम दोबारा चुन के ना भेजें। छात्र फेडरेशन का जो काम है, कॉमरेड लेनिन कहते थे कि हम जो रेवोल्यूशन होगा या फिर जो क्रांति होगा, हम उस क्रांति का मैसेंजर होंगे, हम वार्ता लेके जाएंगे, उस क्रांति की वार्ता को हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे, वो कॉन्शियसनेस लेके जाएंगे ताकि लोग सोचें, लोग सोचने पे मजबूर हो। तो वही काम हमें करना है। जितने लोगों से हम मिलते हैं, अपने क्लासमेट हो,
अपने दोस्त, अपने परिवार वालों से बात करना है और उनको समझाना है कि वो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे जो वोटिंग, जिस तरीके से राजनीति हो रहा है, कैसे वो राजनीति हमसे अपने धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोट तो ले लेते हैं, पर उसके बाद जब हम अपना भूखा पेट दिखा के उनसे खाना मांगते हैं, तब वही लोग हमें कभी देशद्रोही, कभी टेररिस्ट, कभी आंदोलनजीवी बोल के जेल के अंदर, जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हैं। हमने देखा किसान आंदोलनों के साथ क्या हुआ, हमने देखा सीए के विरोध में जो आंदोलन हो रहा था उनके साथ क्या हुआ। तो यही छात्रों का काम है कि हम जो अन्याय है, जो गलत है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाए, उनके खिलाफ अपना आवाज़ बुलंद करे और भी ज़्यादा लोगों के बीच जाए और भी ज़्यादा लोगों से बात करें और अपना बात कहने की कोशिश करें। मुझे लगता है और कोई सवाल तो है नहीं। तो आज का हमारा जो सेशन है हम यही ख़त्म करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारी शुक्रिया आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने के लिए। आप सब लोग सुरक्षित रहिएगा, ठीक रहिएगा, क्योंकि ये जो वक्त है, ये वक्त ऑफ कोर्स फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस है। मतलब कोरोना वायरस के कारण लोग फिज़िकली इफेक्टेड हो रहे हैं, पर उसके साथ साथ मानसिक रूप में भी लोग बहुत अकेले हो चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ खड़े होने वाला कोई है नहीं, हम अकेले हैं। तो हम कोशिश करेंगे एक दूसरे के साथ खड़ा रहने के लिए, ताकि वो अकेला ना महसूस करे, चाहे वो कैसा भी कुछ हो। पूरे देश के अंदर जो रेड वॉलंटियर है, जिनमें से ज़्यादा लोग छात्र युवा है, भारत के छात्र फेडरेशन के लोग बहुत सारे हैं, तमिलनाडु के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, केरल के अंदर, वो अपनी ज़िंदगी को, मतलब अपनी ज़िंदगी झोंके में डाल के जो कोरोना पेशेंट है उनको कभी ऑक्सीजन दे रहे हैं, कभी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, कभी नर्सिंग होम लेके जा रहे हैं, कहीं पे कम्युनिटी किचन चला रहे हैं, ताकि जो लोग कोविड इफेक्टेड है, खाना नहीं खा पा रहे, या फिर ऐसे लोग जो लॉकडाउन में अपना काम खोए हैं, उन लोगों के पास वो खाना पहुंचा पाए। तो हम लोग इस देश के साथ खड़े हैं, इस देश के लोगों के साथ खड़े हैं। हम उम्मीद करेंगे इसी तरीके से आगे के दिन में भी हम ये देश और इस देश की लोग और इस समाज के साथ खड़े रह पाएंगे। आप सभी लोगों को शुक्रिया। अच्छा, एक सवाल आया है। We know the third wave will come after some time, so we should try to prepare for the third wave by putting pressure on the government from now and on. हाँ, मुझे लगता है थर्ड वेव का तो मतलब जो प्रिपरेशन होगा ना, वो प्रिपरेशन यही होगा कि आप वैक्सीन दिलवाइए सबको। अगर आप सबको वैक्सीन दिलवाएंगे तो थर्ड वेव का भी जो इफेक्ट है वो इफेक्ट कम होगा। दूसरी जो चीज़ें हैं कि आप हमने देखा कि पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ, जो प्रवासी मजदूर थे वो लोग पैदल चल रहे थे, भीड़ भाड़ के साथ चल रहे थे। जो बसेस थी, ट्रेन थी, उसके अंदर कहीं पे कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो अगर अब सरकार को पहले से पता है कि थर्ड वेव आने वाला है, तो हमने ऑलरेडी 2 वेव देख चुके हैं, हम दो बार देख चुके हैं, तो हमें वो प्रस्तुति लेना चाहिए। जैसे कि मैं केरल की उदाहरण फिर से देना चाहूँगी। हमने देखा कि सेकेंड वेव जब इस देश के अंदर आया तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हम सबको फेस करना पड़ा वो था स्कर्सिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अभाव था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लोग ऑक्सीजन के बिना तरफ तरफ के सड़क पे मर रहे थे, हॉस्पिटल के अंदर मर रहे थे, नर्सिंग होम के अंदर मर रहे थे। और वहीं पे हमने देखा केरल के जो सरकार है, उन्होंने अपनी पहली जो वेव है उस वेव से सीख लिया। उन्हें पता चला कि क्या क्या ज़रूरत हमें हो सकता है। जब उन्हें लगा कि ऑक्सीजन आगे चलते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उन्होंने नए ऑक्सीजन प्लांट बनाए। और केरल ऐसा एकमात्र राज्य था जहाँ पे कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं था जिसको ऑक्सीजन के अभाव में मरना पड़ा। तो इस तरीके का जो प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन मुझे लगता है हर सरकार को लेना चाहिए। और बहुत सारे टाइम लोगों को लगता है कि जो लोग सरकार में नहीं होते, शायद उनका काम बस सवाल करना होता है, शायद उनका काम बस विरोध करना होता है। हम कह रहे हैं ऑफकोर्स हम सवाल करेंगे, क्योंकि हमारा संविधान हमको वो हक देता है कि चुना गया जो गवर्नमेंट है, जो राष्ट्र है, जो सरकार है, उससे हम सवाल पूछें। और उसके साथ हम ये वादा भी करते हैं, ये बहुत मतलब बहुत ऑनेस्टी के साथ हम कह रहे हैं कि चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस का सरकार हो, या किसी का भी सरकार हो, अगर वो चाहते हैं कि भारत के छात्र फेडरेशन उनके साथ वॉलंटियर की तरीके से काम करे, अगर वो चाहते हैं कि वो हमारा मदद ले, हमारा फीडबैक ले, हमें कहीं पे वॉलंटियर की तरह वो लोग डिप्लॉय करे, हम वो सारे काम करने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से भी, क्योंकि जब महामारी होता है, जब कोविड होता है, वो तो नहीं देखता कि ये सीपीएम है, ये बीजेपी है, ये एसएफआई है, ये बीबीपी है, ये हिंदू है, मुसलमान है, ये इस जात का है, उस जात का है, महिला है, पुरुष है, वो ये सब नहीं देखता।
वो जो भी सिक्योर नहीं होगा, जिनके पास भी प्रोटेक्शन नहीं होगा, जो भी इम्यून नहीं होगा, उसको अटैक करता है। तो ऐसे स्थिति में हम कुछ भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं देखेंगे। अगर सरकार चाहती है, चाहे वो किस राजनीतिक दल का भी सरकार हो, अगर वो चाहते हैं कि वो हमारा मदद लेंगे और जो तीसरी वेव है उससे बचने के लिए जो जो भी हम लोगों को इकट्ठे करना है, एक साथ करना है, उन सारी चीज़ों के लिए भारत की छात्र फेडरेशन तैयार है, राज़ी है। ज़रूरी बस ये है कि हम सब लोग अपने अपने जगह से ऑनेस्टी के साथ काम करें। हम ये ना सोचे कि ये करके हम कैसे अपना चुनावी फ़ायदा ले सकते हैं, या फिर ऐसे कोविड के टाइम में एटलीस्ट हम करप्शन ना करें। अगर पीएम केयर्स में किसी ने पैसा दिया है तो उसको, अगर हम उस पर कोई आरटीआई डाल रहा है, उस आरटीआई का हम जवाब दें और कहे कि इतना करोड़ों अरबों रुपए जो हमारे पास आया है उसको हम इस खाते में इस्तेमाल किए हैं। मुझे लगता है ये ट्रांसपेरेंसी, ये ईमानदारी अगर हम एक दूसरे की तरफ दिखाएंगे तो वो थर्ड वेव हो या फिर सेकेंड वेव हो या फिर आगे कोई भी महामारी हो, हम लड़ सकते हैं और हम जीत सकते हैं। इसी विश्वास के साथ आप सभी लोगों को फिर से मेरी क्रांतिकारी इस्तकबाल, मेरा लाल सलाम। आप सब लोग स्वस्थ रहिए, आप सब लोग ठीक रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपना बात ख़त्म करना चाहूँगी। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।